स्टूडेंट्स, हम इज मैटर अराउंड अस प्योर सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और उसमें हमने देखा था कि मैटर वो है विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसका मास है और जिसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है। और ज़रूरी नहीं है कि हमारे चारों तरफ जितनी भी मैटर है वो सारी की सारी प्योर हो, है ना। हमने देखा कि वो प्योर भी हो सकती हैं एंड इम्प्योर भी हो सकती है। तो हमारे चैप्टर का नाम था इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हम कहेंगे नो, ऑल मैटर्स अराउंड अस इज नॉट प्योर, है ना। सारी की सारी प्योर नहीं है, कुछ प्योर फॉर्म में भी है और कुछ इम्प्योर फॉर्म में भी है। तो मैटर को बेसिकली हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है केमिकली भाई, एक प्योर में और एक इम्प्योर में। प्योर सब्सटेंस मैंने बताया था वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है और उसको फर्दर मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था भाई, एलिमेंट एंड कंपाउंड। और अभी हम एलिमेंट के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि एलिमेंट क्या होता है, विच कांट बी ब्रोकन इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंस लाइक सल्फर, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम विच इज मेड अप ऑफ एटम। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर सेम एज दे एटम्स, है ना, जो फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, कंबाइन में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। और टोटल हमारे 118 के नियर अबाउट एलिमेंट्स हैं। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस एट रूम टेम्परेचर। तो ये सब हमने पढ़ा था। फर्दर हमने देखा था कि एलिमेंट को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। मेटल हमने देखा विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड टू फॉर्म कैटायन लाइक Na converted into Na positive after giving off one electron. Metals are malleable, ductile, lacier, hard, good conductor of heat and electricity due to flow of electron and high melting and boiling point. कुछ एक्सेप्शनल भी थे कि लेस्चरिंग में हम देखें तो जो हमारी मरकरी, सीजियम, गैलियम डू नॉट हैव साइन। हार्ड में देखे तो जो सोडियम एंड पोटेशियम था उनको हम चाकू से काट पा रहे थे, इतनी सॉफ्ट मेटल होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जनरली मेटल्स का हार्ड होता है, लेकिन हम सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम की बात करें तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ठीक है, अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को देख लेते हैं कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है भाई तो अपना ऑक्साइड फॉर्म करेगी। लाइक मैंने जर्नल ले लिया, M+O2 कन्वर्टेड इनटू MO, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं और ये लिटमस पेपर में अगर हम देखें तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। और रेड को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है? बेस। ठीक है, तो हमारे जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो जनरली बेसिक ऑक्साइड होते हैं और सब मेटल के ऑक्साइड अलग अलग बनते हैं भाई, वो उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग होता है। लाइक मैं सोडियम की बात करूँ Na2O बनता है, मैग्नीशियम की बात करें MgO बन जाएगा, एल्यूमिनियम की बात करें Al2O3 बन जाएगा, है ना, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन की तो फिक्स है वैलेंसी की, 2 हो गया, है ना। लेकिन अगर हम सोडियम की बात करें इट विल बी 1, मैग्नीशियम 2, एल्यूमिनियम 3। तो उसी के हिसाब से हम जब कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो सबका अलग अलग कंपाउंड बन जाएगा। कंपाउंड फॉर्मिंग में आगे आपको सिखाऊंगी डिटेल में। अभी हमें यही देखना है कि बस मेटल को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल के कोरेस्पोंडिंग ऑक्साइड बनेंगे और ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं जो जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। वैसे तो जनरली मेटल ऑक्साइड मैंने बताया कि भाई बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या होता है कि वो एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव करते हैं ना। वो डिपेंड करता है कि आप किस रिएक्शन में उसको यूज कर रहे हो, वो रिएक्शन के अकॉर्डिंग कभी एसिडिक और कभी बेसिक नेचर शो करता है। ठीक है, लाइक मैं बात करूँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, तो ये एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं भाई, एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। पर जर्नली हम बात करेंगे तो मेटल ऑक्साइड हमारे बेसिक नेचर के होते हैं। तो आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड को याद रखना, इनका एम्फोटेरिक नेचर होता है, एसिडिक भी शो कर लेते हैं और बेसिक भी शो कर लेते हैं। उसके बाद रिएक्शन विद डाइल्यूटेड एसिड अगर हम बात करें तो मेटल एसिड के साथ
पहले मैं आपको डाइल्यूटेड एंड कंसंट्रेटेड एसिड में डिफरेंस बता देती हूँ भाई, कि एसिड हमारा बेसिकली मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ वाटर उनके अंदर कितनी है। हम उनको डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड में डिफाइन करते हैं भाई, कि डाइल्यूटेड तो वो होते हैं जिनमें अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा हो, लेकिन अगर हम कंसंट्रेटेड की बात करेंगे तो वहाँ अमाउंट ऑफ एसिड ज़्यादा रहेगा, वाटर कम रहता है। ठीक है, अगर या मैं ये कहूँ प्योर एसिड है ना, प्योर एसिड है मतलब अमाउंट ऑफ वाटर उसमें बहुत कम है, ना के बराबर है, तो हम कहेंगे इट इज़ एन कंसंट्रेटेड एसिड, और वो ज़्यादा एक्सप्लोजिव इन नेचर का रहेगा, डेंजरस रहता है, क्योंकि कंसंट्रेटेड है, प्योर फॉर्म ऑफ एसिड है। और लेकिन अगर हम डाइल्यूटेड की बात करेंगे, मतलब हमने उस कंसंट्रेटेड एसिड में क्या किया, अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर दिया है, उसके इफेक्ट को थोड़ा कम कर दिया है। और हम किसी एसिड को डाइल्यूटेड कैसे बनाते हैं, अगर हमें किसी एसिड को डाइल्यूटेड बनाना है बेटा, तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि एसिड में हमने पानी डाल दिया और एसिड हमारा डाइल्यूटेड बन गया। काफ़ी एक्सप्लोजिव रिएक्शन वहाँ पे होगी, काफ़ी हाईली हीट वहाँ पे रिलीज होती है। अगर हम किसी एसिड में वाटर को मिलाते हैं तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन वहाँ पे बन जाएगी। तो हम कभी भी एसिड के अंदर वाटर को मिक्स नहीं करते हैं, हम वाटर के अंदर धीरे धीरे एसिड को मिक्स करेंगे, और इस तरीके से हम कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो याद रखना, हम कभी भी एसिड को नहीं, एसिड में वाटर नहीं ऐड करते हैं, वाटर में एसिड ऐड करते हैं बेटा। तो रिएक्शन विद डाइल्यूटेड एसिड, अगर हम बात करें, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है, इट में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो ये भाई अपना मेटल का सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस निकालेगी। लाइक मैं कोई भी एक मेटल एज एन एग्जांपल ले लूँ, कि मान लीजिए हमारी सोडियम थी, उसने HCl के साथ रिएक्ट किया, तो वो क्या बनाएगी, कोरेस्पोंडिंग साल्ट अपना NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कर सकते हैं आप इसको ऐसे, N2NaCl। ठीक है, अब ये बैलेंस हो गई है। तो जब हम किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो अपना साल्ट बनाएगी, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाएगी। और हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि ये हाइड्रोजन गैस है, तो हम कोई भी जलती हुई चीज़ उस कंटेनर के पास लेके जाएंगे जिसमें आपने मेटल और एसिड की रिएक्शन की है भाई। और अगर आप कोई भी जलती हुई चीज़ लाइक मैस्टिक लाइटनिंग, आप मैस्टिक उसके पास लेके गए हो, तो वहाँ आपको एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी बेटा। कैसी साउंड, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। और ये पॉप साउंड हमें बताएगी कि ये जो गैस यहाँ पे निकली है इस रिएक्शन के दौरान, वो हाइड्रोजन गैस है भाई। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब मेटल को हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, और हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को हम पता लगा सकते हैं। कोई लाइटनिंग मैच स्टिक को अगर हम उस कंटेनर के पास लेके जाएंगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है भाई। अगला है हमारा नॉन मेटल। एलिमेंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया था, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा, मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी, केमिकल एंड फिजिकल। अब हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। तो नॉन मेटल्स वो होते हैं भाई विच गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एनायंस। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन फॉर्म कर लेती है। लाइक मैं Cl की बात करूं, तो Cl ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और किस में कन्वर्ट हो गया, Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, तो ये एक नॉन मेटल है, क्योंकि ये टेंडेंसी नॉन मेटल की होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। मेटल की तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। देज आर लिक्विड और गैस, ये जनरली लिक्विड और गैस होती हैं। बट हम बात करें कॉपर, सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं भाई। तो ये नहीं है कि हमारे नॉन मेटल सॉलिड नहीं हो सकते, कुछ नॉन मेटल सॉलिड भी हैं, बट जर्नली मैं बात करूं तो ये गैसियस फॉर्म में ही होती है। नॉन मैलेबल एंड डक्टाइल होती हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं भाई। ना तो ये मैलेबल होती है, मतलब सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते थिन सीट में, डक्टाइल भी नहीं होती है, मतलब थिन वायर भी नहीं बना सकते हैं,
और बैड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का हमारा नॉन मेटल। बैड कंडक्टर क्यों होता है भाई हीट और इलेक्ट्रिसिटी का? देखो मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी किसी चीज में होगी किसकी वजह से? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स, है ना, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैं कह सकती हूँ, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब मैं मेटल की बात करूं बेटा, तो मेटल की तो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की थी, तो वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन था क्योंकि मेटल की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी थी। लेकिन नॉन मेटल की कोई इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी तो होती नहीं है, वो तो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है उल्टा, तो वहां पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई ही नहीं पड़ेगा। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं हो सकती, तो वो बैड कंडक्टर हो जाएगा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ये इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी भाई काफी लो रहता है क्योंकि ये जर्नली गैसियस, मैंने बताया लिक्विड या गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कम रहेगा, स्पेस ज्यादा रहेगा और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वैसे ही कम हो जाएगा। फोर्स कम है तो इजिली बॉन्ड को आप ब्रेक डाउन कर सकते हो ना। लेकिन ये कह रहा है कि अगर मैं बोरोन और कार्बन की बात करूं तो ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मैंने अभी बताया आपको, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इतना कम नहीं होता है भाई। लास्ट ईयर अगर मैं साइनिंग की बात करूं तो नॉन मेटल में साइनिंग नहीं होती है बेटा, लेकिन मैं आयोडीन की बात करूं या डायमंड की बात करूं, है ना, तो उनमें साइनिंग होती है। और अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं तो ये गुड कंडक्टर होता है बेटा, ठीक है। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ये गुड कंडक्टर होता है क्योंकि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो वो लेयर फॉर्म में होता है, एक लेयर बनी होगी, फिर उसके साथ एक दूसरी लेयर बनी होगी, ऐसे ही नीचे सेम एक लेयर और बन जा रही है। इस तरीके से बना होता है हमारा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, है ना। तो अगर मैं एक कार्बन को देखूं तो एक कार्बन फर्दर 3 कार्बन से अटैच है यहाँ पे, और कार्बन आप आगे पढ़ोगे कि उसकी 4 वैलेंसी होती है, मतलब 4 बॉन्ड वो फॉर्म कर सकता है। लेकिन यहाँ ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में कार्बन ने 3 ही बॉन्ड फॉर्म किए हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके पास, और मैंने आपको बताया था फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी ना, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी होगी, गुड कंडक्टर होगा वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बेटा, ठीक है। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक करंट आता है ना किसी भी चीज के अंदर, अगर हम उसको कनेक्ट कर दे एक सेटअप के साथ तो हमारा ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और अगर मैं साइनिंग की बात करूं तो आयोडीन एंड डायमंड साइनिंग भी रखते हैं, तो ये कुछ एक्सेप्शनल है हमारी नॉन मेटल्स के, क्योंकि नॉन मेटल्स के पास साइनिंग नहीं होती है लेकिन डायमंड रखता है, आयोडीन रखता है। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, बट हमारा ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है भाई। उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की बात कर लेते हैं। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जैसे हमने मेटल की रिएक्शन पढ़ी थी ऑक्सीजन के साथ, और वहां से हमने देखा था कि हमारी जो मेटल है उनके ऑक्साइड जर्नली बेसिक नेचर के होते हैं भाई, और कुछ एम्फोटेरिक नेचर थे लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। सेम वैसे ही अगर मैं नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाऊंगी तो नॉन मेटल के ऑक्साइड बनेंगे, और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं भाई। जैसे मैं बात करूं नाइट्रोजन की, जो एक नॉन मेटल है, जब यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो अपना नॉन मेटल ऑक्साइड बना लेगी NO2, दैट इज एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूटेड एसिड, दे डोंट हैव सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन। ये कह रहा है जो नॉन मेटल होती है वो डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है भाई। जैसे कि हमने देखा था कि मेटल जब हमारा डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था तो अपना कोरेस्पॉन्डिंग साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस वहां से मिल रही थी हमें, लेकिन नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करती है डाइल्यूट एसिड के साथ क्योंकि उसके पास सफिशिएंट फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंबल ऑफ एलिमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। तो सिंबल ऑफ एलिमेंट्स में अगर हम बात करें तो जर्नली हमने सिंबल को उनके नेम के हिसाब से ही रखा था भाई, कि नाम मान लीजिए आर्गन है या नाम मान लीजिए कार्बन है तो सिंबल सी, उसके नाम का पहला अक्षर रख दिया। नाम मान लो
किसी का ऑक्सीजन है तो नाम का पहला अक्षर ओ रख दिया, बोरोन है बी रख दिया, बेरिलियम है, अब देखो बोरोन में भी बी पहले आया बी रख दिया, बेरिलियम में भी बी आ रहा था तो बी तो नहीं रख सकते थे क्योंकि वो तो हम रख चुके हैं, तो हमने फिर बी ई रख दिया, मतलब दो वर्ड ले लिए फिर। ठीक है, जब सेम नाम से रिपीट हो रहे थे तो दो दो वर्ड ले लिए फिर हमने उनके, जैसे आर्गन से बात करें ए आर ले लिया। ठीक है, लेकिन कुछ के हमने नाम इस हिसाब से नहीं रखे, जैसे मैं सोडियम की बात करूं एन सिंबल है ना बेटा, तो उनको हमने लैटिन वर्ड में डिफाइन किया, लैटिन में सोडियम को नाट्रियम बोलते हैं भाई, और उसका हमने पहले वर्ड लिया है एन ए। ऐसे पोटेशियम, हिंदी में हम पोटेशियम बोल रहे हैं, उसको इंग्लिश में पोटेशियम बोल रहे हैं, के जिसका सिंबल है, लेकिन पोटेशियम के हिसाब से तो पी होना चाहिए था, तो के सिंबल है क्योंकि लैटिन में पोटेशियम नहीं बोलते, उसको कैलियम बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ को लैटिन वर्ड के हिसाब से हमने उनका सिंबल दिया है, किसी का हमने उनके नॉर्मल वर्ड्स के हिसाब से सिंबल दिया, किसी का पहला वर्ड एंड किसी के दो वर्ड लिए है। ठीक है, उसके बाद अगर हम मेटलोइड की बात करें भाई, तो मेटलोइड वो होते हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टी मेटल जैसी होती है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल जैसी होती है, लाइक हमारा सिलिकॉन हो गया, गैलियम हो गया, एक्सेट्रा। नोबल गैस कौन सी होती है भाई, विच आर स्टेबल एज दे हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस वो होती हैं जो जिनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं जो स्टेबल होती है। और नोबल गैस के बारे में अगर मैं और ज़्यादा डिस्कस करूं तो नोबल गैस किसी के साथ मिलके कंपाउंड नहीं बनाती है भाई, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं होती है क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल होती है, उसे किसी दूसरे के साथ कंबाइन होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो बाकी नोबल गैसेज को मैं डिटेल से आगे फर्दर आपको बताऊंगी जब हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। सिंबल ऑफ एलिमेंट्स से अगर बात करें तो मैंने 1 से लेके 30 तक एलिमेंट्स लिखे हैं, उनके मैंने सिंबल बता दिए। ये हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca, स्कैंडियम Se, टाइटेनियम Ti, वैनेडियम V, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, आयरन Fe, कोबाल्ट Co, निकेल Ni, कॉपर Cu, जिंक Zn। ये हमारे 1 to 30 तक एलिमेंट है। अगर हमें 21 से लेके 30 तक याद करने हैं तो तरीका है, सरकार तेरे वादे करोड़ों में फिर क्यों नहीं कुछ जानती। ठीक है भाई, इस तरीके से हमें सीरीज याद रह जाएगी, जैसे सरकार एस स्कैंडियम हो गया, तेरे Ti टाइटेनियम हो गया, वादे वी वैनेडियम हो गया, करोड़ों Cr क्रोमियम हो गया, में Mn मैग्नीज हो गया, फिर आयरन Fe हो गया, क्यों Co, नहीं Ni, कुछ Cu, जानती Zn। ठीक है, तो उस लाइन से हमें ये याद रह जाएगा कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। तो सरकार तेरे वादे करोड़ों में फिर क्यों नहीं कुछ जानती, ऐसे याद रख सकते हैं। ऐसे ही 1 से 20 तक भी आप बाय ट्रिक याद रख सकते हैं। ऐसे ही हम 1 से 20 तक याद रख सकते हैं भाई, जैसे कि हाय हील लिए बिना भी चाची नानी और फूफी नाची। ठीक है, हाय हील लिए बिना भी चाची नानी और फूफी नाची, इस तरह से हम 10 को याद कर सकते हैं। फिर आगे याद कर लेंगे, ना मांगो अम्मी से पेप्सी, समोसे, कचौड़ी और कोका कोला। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं 20 तक। 21 से 30 मैंने बता दिया है, या 1 से 20 डायरेक्ट भी एक ट्रिक होती है, हाय हाय लैला बेगम बड़ी चालाक निकली और फिर नया नवेला महंगा आलीशान सूट पहन ससुराल चली, और क्या कहीं। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिक है। यहाँ पे 1 से 20 एक ही में क्लियर हो जाएगा, एक ही में हम उनको बता देंगे, या फिर अलग अलग 10-10 का भी बना सकते हैं और 21 से 30 का अलग बन जाएगा।
तो आपको ये एलिमेंट्स याद करने हैं, इनका आगे बार बार यूज होगा। ये 1 से लेके 30 तक इनका एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएगा अगर आप सीरीज में याद करोगे। इसका 1 है, इसका 2 3 4 5 ऐसे सीरीज में ही। मास नंबर हम अलग वीडियो में एक दिन पढ़ लेंगे इनका। वैसे जनरली इनका डबल ही मास होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, ठीक है। आगे है भाई हमारा कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है? व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो। अगर हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को एक फिक्स रेशियो में कंबाइन कर दें तो वो क्या बन जाएगा? कंपाउंड बन जाएगा। लाइक वाटर की बात करें, फिक्स रेशियो है 1:8। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 3:8, फिक्स है। तो किन्हीं भी दो एलिमेंट को अगर फिक्स रेशियो में कंबाइन करें या दो से ज्यादा एलिमेंट को फिक्स रेशियो में कंबाइन करें तो कंपाउंड बन जाता है भाई। कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कंपाउंड होमोजीनियस नेचर का होता है। मतलब कि हम वाटर जब बनाते हैं बेटा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं दिखाई पड़ती, वो कंप्लीट मिक्स होती है, यूनिफॉर्म रहती है, तो होमोजीनियस रहता है। प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। प्रॉपर्टी जो रहेगी कंपाउंड की वो उसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से बिल्कुल अलग होती है। जैसे कि मैं ऑक्सीजन की बात करूं, कंबशन में हेल्प करता है किसी के। हाइड्रोजन की बात करें, एक अच्छा कंबशन फ्यूल है। लेकिन अगर वाटर की बात करें तो वही उल्टा हो गया, वो कंबशन करने ही नहीं देता, है ना, आग बुझाने के काम आता है। देखो ऑक्सीजन आग जलाने में हेल्प कर रही है और हाइड्रोजन तो एक बहुत अच्छा फ्यूल है। और अगर हम बात करें वही वाटर की तो वो आग जलने नहीं देता है, वो बुझाने में काम आ रहा है। तो जो प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड की वो जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बनता है उनसे बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं बट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। पर केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो भाई। जैसे कि मैं बात करूं, वाटर हमने बना लिया है जो एक कंपाउंड है, तो क्या हम उसको फिजिकली ऐसे नॉर्मली हटा सकते हैं कि ये भाई ऑक्सीजन अलग हो गया, ये हाइड्रोजन? नहीं कर सकते। लेकिन एक इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस अगर हम करवा दें तो हम वाटर और हाइड्रोजन को अलग अलग कर सकते हैं। एक सेटअप लेंगे, उसमें वाटर, एसिडिक वाटर डालेंगे, मतलब वाटर में थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल के, और फिर हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक कैथोड एक एनोड, और सेटअप को जब तैयार करेंगे बैटरी से कनेक्ट करेंगे, करंट पास होगा तो आप देखोगे एक इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन जाके डिपॉजिट हो जाएगा और दूसरे इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन जाके डिपॉजिट हो जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो कंपाउंड्स एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करता है भाई, होमोजीनियस होता है, प्रॉपर्टी बिल्कुल अपने जिनसे मिलके बना है उनसे बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी रखेगा बनने के बाद, और उसको किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं बट केमिकल मेथड से उनको सेपरेट आउट किया जा सकता है।